नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को लाल किले से देश को संबोधित करेंगे और वहीं गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी का ये संबोधन होगा। वहीं पीएम मोदी इस दिन एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी करेंगे और इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह 20 अप्रैल को कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और वहीं कार्यक्रम में लाइट एंड साउंड शो और बच्चों द्वारा आयोजित भजन कीर्तन शामिल है और भजन कीर्तन में करीब 400 रागियों की भागीदारी भी देखी जाएगी और एक रागी एक संगीतकार है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में निर्धारित विभिन्न रागों में भजन बजाता है। और वहीं कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया जाएगा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप महाद्वीप और विदेशों से कई प्रमुख हस्तियां समारोह का हिस्सा भी होंगी। और वहीं आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये पहला मौका है जब पीएम मोदी किसी धार्मिक कार्यक्रम पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। और इससे पहले पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस से इतर 21 अक्टूबर 2018 को भी लाल किले से देश को संबोधित कर चुके। तब केंद्र सरकार ने आजाद हिंद फौज के करीब 75 साल पूरे होने पर लाल किले पर यह आयोजन किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि छात्रों को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना जाना चाहिए और वहीं आपको बता दें कि लेकिन उन्हें इसके साथ खेल और सामाजिक जीवन को भूलना नहीं चाहिए। और वहीं पीएम अपने गृह राज्य की 3 दिवसीय की यात्रा पर है और उन्होंने छात्रों को केवल ऑनलाइन गतिविधियों में ही लगे रहने को लेकर आगाह किया और कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत खेल पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल नहीं है बल्कि शिक्षा का ही हिस्सा है। और वहीं पीएम मोदी ने अपनी गुजरात यात्रा की शुरुआत राज्य की राजधानी गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र अथवा स्कूल के लिए कमान और नियंत्रण केंद्र के दौरे के साथ की है, जो स्कूलों से सालाना 500 करोड़ से अधिक डेटा सेट एकत्रित करता है और उनका विश्लेषण करता है। और विश्व बैंक ने इस केंद्र को एक वैश्विक सर्वश्रेष्ठ शुरुआत माना और वहीं उससे अन्य देशों ने कहा कि इस जगह आने से और इसके बारे में सीखने का अनुरोध भी किया है। और मोदी ने केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और वहीं छात्रों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप सब ने प्रौद्योगिकी के फायदे का अनुभव किया और हम खुशकिस्मत है कि ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी सरल और पहुंच के अंदर है और एक बार आप इसमें जरा दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। और उन्होंने कहा कि बच्चों को इसके प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके लिए हमें सही में इसे चखना होगा और खेल, सामाजिक जीवन और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भुलाया नहीं जाना चाहिए। और इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने शिक्षकों और छात्रों से प्रौद्योगिकी को लेकर उनके अनुभव और दिलचस्पी जाननी चाहिए और उन्होंने छात्रों से स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोर्टल दीक्षा पर उपयोग करने के लिए उनके अनुभव के बारे में पूछा और उन्होंने शिक्षकों से ये भी जानना चाहा कि क्या डाटा एकत्र करने की नई प्रणाली ने उन पर अतिरिक्त बोझ ढाला है या फिर दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है। और वहीं गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस केंद्र का दौरा आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश के कुछ दिनों बाद हुआ है। और वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक फैसला लिया है जहां पर दरअसल यूपी में अब बिना अनुमति के कोई भी जुलूस या फिर धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। और वहीं अब आयोजकों को पहले इसके लिए परमिशन लेनी होगी और साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में एक एफिडेविट भी देना होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया और अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात कही गई है। और सीएम ने इस आदेश को जारी करते हुए
अफसरों को ये निर्देश भी दिए हैं कि धार्मिक जुलूस की अनुमति उन्हीं आयोजनों को दी जाए जो पारंपरिक हो और नए आयोजनों को अभी अनावश्यक रूप से अनुमति ना दी जाए। और वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और सीएम ऑफिस की तरफ से इस ट्विटर पर इस आदेश की एक कॉपी भी जारी की गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों में रामनवमी से लेकर नवरात्रि तक अलग अलग राज्यों में धार्मिक जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्लिम में हिंसा के मामले सामने आए। हालांकि यूपी में अभी तक ऐसी स्थिति बनी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया और महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए सोमवार को एक बड़ा फैसला किया है। और इसके तहत अब धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर मस्जिदों पर अब लाउड स्पीकर लगाने से पहले राज्य सरकार से इसकी अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। जो बिना अनुमति इसे बजाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेकंड इन कमांड दर्जे के अधिकारी को अतिरिक्त कमांडेंट कहे जाने और इन अधिकारियों को उनका पद बताते हुए होने वाली असहज स्थिति को समाप्त करने के लिए सीआरपीएफ से प्राप्त प्रस्ताव पर केंद्रीय सुरक्षा बलों से उनकी राय आमंत्रित की और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के सेकंड इन कमांड दर्जे का अधिकारी सामान्य पुलिस बल में अधीक्षक दर्जे के समान स्तर का होता है। और वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और वहीं सशस्त्र सीमा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जैसे सीएपीएफ में अधिकारियों को सहायक कमांडेंट के एंट्री स्तर पर शामिल किया जाता है और पहली पदोन्नति के साथ उन्हें सेकंड इन कमांड का पद दिया जाता है। उसके बाद उन्हें कमांडेंट बनाया जाता है जो पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दर्जे के समान होता है। और देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में करीब 3.25 लाख कर्मी हैं और उसने गृह मंत्रालय को हाल में एक पत्र लिखकर कहा कि इस दर्जे के अधिकारी समाज में अपना दर्जा और प्रोफाइल स्पष्ट करने में कठिनाई महसूस करते। वहीं सीआरपीएफ के प्रस्ताव के अनुसार अनेक सरकारी संगठनों में सेकंड इन कमांड का दर्जा बयां कर पाना मुश्किल होता है और ये कहने की जरूरत नहीं है कि सीआरपीएफ के किसी अधिकारी को उसके दर्जे पर गौरव होना चाहिए, लेकिन 2 आईसी की रैंक अधिकारियों को गौरवान्वित नहीं कर पाती और बल्कि उन्हें असहज करती है। और वहीं अर्धसैनिक बल ने मांग की है कि 2 आईसी के दर्जे को अतिरिक्त कमांडेंट कहा जाए और इसके बाद गृह मंत्रालय ने अन्य 4 सीएपीएफ और असम राइफल्स को पत्र लिखकर उनकी टिप्पणियां आमंत्रित की। और मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मुद्दा इतना जटिल नहीं है और मंत्रालय सभी बलों से टिप्पणियां मिलने पर और निर्णय होने पर अधिसूचना जारी कर सकता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे के बहाने बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमला तेज हो गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि अंसार और आम आदमी पार्टी के कनेक्शन की जांच की मांग को लेकर बीजेपी नेता आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी करने वाले हैं। और जहांगीरपुरी दंगे के एक आरोपी मोहम्मद अंसार के सिर पर आम आदमी पार्टी की टोपी दिल्ली में सियासी लड़ाई का हथियार बन गई है। और वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता आज इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने वाले हैं और वो अंसार और आम आदमी पार्टी के कथित संबंधों की जांच की मांग भी करेंगे। और वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली में हमें 52% वोट मिलते हैं और हर दूसरा व्यक्ति आम आदमी पार्टी को समर्थन देता है। और वहीं आदेश गुप्ता की मेरे साथ भी फोटो, अगर उन्होंने दिल्ली जब बोर्ड ऑफिस पर हमला कराया तो क्या मैंने कराया और सब बीजेपी की स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। और उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हो रहे हमलों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र की जिम्मेदारी और केजरीवाल सरकार की नहीं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से मेंटेन करना केंद्र सरकार का काम है। और उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने देश में हो रही हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और इसके साथ ही उन्होंने एजेंसियों की भूमिका पर भी अब सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम करार दिया और देश में हो रही हिंसा की घटनाओं पर पीएम की चुप्पी पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के उंगली के चोट लगने पर ट्वीट कर देते हैं और वहीं पूरे देश में जो धार्मिक उन्माद फैला हुआ है उस पर कुछ नहीं बोलते। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसियां
किस लिए इनका कमिटमेंट एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए या फिर संविधान के लिए। और आज एफआईआर दर्ज की गई और उनको जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी, फिर जुलूस निकालने क्यों दिया गया। और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें तत्काल रूप से हटाया जाना चाहिए। और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ को सख्त निर्देश भी देते हुए कहा कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाए जाएं और जांच में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हनुमान जयंती के दिन देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा पर अब विश्व हिंदू परिषद नेता विनोद बंसल का बयान भी अब सामने आया। बंसल ने कहा कि इस हिंसा पर हम कानूनन सम्मत कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारे किसी कार्यकर्ता को झूठे केस में फंसाया नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस शोभा यात्रा के लिए हमने परमिशन ली थी और दिल्ली पुलिस की अकर्मण्यता का ठिकरा वीएचपी पर न फोड़ें। और उन्होंने कहा कि हम जो काम करते हैं विधि सम्मत तरीके से करते हैं, फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई है। और बंसल ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर कहा कि कानूनन अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जबरन ना फंसाया जाए। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार की शाम हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की घटना हुई थी और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और भारी हंगामा हुआ और फिर पत्थरबाजी और हथियार भी चले। वहीं शाम को ये सब शाम करीब 5 बजे से 5:30 के बीच हुआ और शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास से गुजर रही थी और उसी समय शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। सड़कों पर काफी दूर से पत्थर भी फेंके जाते और उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया और कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए और वहीं गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और जब गाड़ियां जलाई गई तब सड़कों पर इधर उधर लोग भागते हुए दिखाई दिए। और वहीं कोरोना वायरस के मोर्चे पर देश के लिए अब राहत की खबर है और भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के करीब 1247 नए केस सामने आए। और वहीं इससे पहले सोमवार को भारत में कोरोना के 2183 नए मामले सामने आए थे, यानी देश में कोरोना के मामलों में 43% की गिरावट दर्ज की गई है। और सोमवार को कोरोना के मामलों में 90% से ज़्यादा की छलांग लगाई गई है। और वहीं कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूरी तरह से लग गई हैं और पिछले दिनों उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बैठक की। और अभी इस बैठक को 3 दिन ही हुए थे कि उन्होंने सोमवार को फिर से प्रशांत किशोर के साथ एक बैठक की और इस मीटिंग में पार्टी के कई सीनियर लीडर भी मौजूद हैं और करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम बातों पर भी चर्चा हुई। अब वहीं आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में प्रशांत किशोर की कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ये दूसरी बैठक थी। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में प्रियंका गांधी, अंबिका सोनी, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। और एक बार फिर प्रशांत किशोर ने पार्टी के लिए आगे का प्लान बताया। वहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी में अभी से जुट गई है। प्रशांत किशोर ने शनिवार को ही अपनी पहली बैठक में पूरा प्लान जो है वो पेश किया था और उन्होंने कांग्रेस को लोकसभा की 270 सीटों पर फोकस करने के लिए कहा है और इसके अलावा अन्य सीटों पर पार्टी को गठबंधन करने का सुझाव भी दिया गया। और वहीं रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर का मानना है कि कांग्रेस को यूपी, बिहार और उड़ीसा में किसी से भी गठबंधन नहीं करना चाहिए और यहां पार्टी को अकेले ही चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। और वहीं प्रशांत किशोर ने पार्टी आलाकमान को गठबंधन के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का ऑप्शन सुझाया। और वहीं प्रशांत किशोर के 3 दिन के अंदर 2 बार मीटिंग और लगातार बढ़ती उनकी सक्रियता से चर्चा होने लगी है कि वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उन्हें इसका ऑफर भी दिया जा चुका है। पार्टी उन्हें अपने साथ जोड़कर न सिर्फ उनके रणनीति का यूज करना चाहती है बल्कि उन्हें एक नेता के रूप में भी इस्तेमाल करना चाहती है और इस संबंध में पार्टी ने उन्हें जानकारी भी दी है।
वहीं देश में लाउड स्पीकर पर छिड़े घमासान के बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बयान दिया है। उन्होंने लाउड स्पीकर पर पाबंदी की मांग की है। और वहीं राशिद अल्वी ने कहा कि अगर झगड़े का कारण लाउड स्पीकर ही है तो तमाम जगह पर इसको बंद कर देना चाहिए। और वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले 8 साल देश में लोगों के बीच झगड़े हो रहे हैं और वहीं लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। अगर झगड़े का कारण लाउड स्पीकर ही है तो तमाम जगह पर इसको बंद करने का आदेश देना चाहिए। और वहीं राशिद अल्वी ने आगे कहा कि विकास का नाम तो सिर्फ जुबान पर है और इस देश में नफरत की आंधी है, जिसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जिम्मेदार है। और वहीं राशिद अल्वी ने इससे पहले दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुई हिंसा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि देश का माहौल बहुत खराब है, देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और ये सब सरकार के माध्यम से हुआ। और उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन चाहता तो ऐसा नहीं होता। और वहीं जहांगीरपुरी में जो हुआ है वो जानकर कराया गया। और अगर लाउड स्पीकर झगड़े की जड़ है तो तमाम मजहबी जगहों पर लाउड स्पीकर पर बैन लगा देना चाहिए। और लाउड स्पीकर विवाद के बीच यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला भी किया और यूपी में अब बिना अनुमति के जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। और वहीं आयोजकों को पहले इसके लिए परमिशन लेनी होगी और साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में अब एक एफिडेविट भी देना होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया। अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात भी कही गई है। वहीं गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया है कि भारत सरकार की तरफ से पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन से देश की अदालतें बंदी नहीं है, वो कानून के हिसाब से अपना निर्णय देती है। और भल्ला ने यह भी कहा है कि सलेम का प्रत्यार्पण 2005 में हुआ था और उसकी रिहाई पर विचार करने का समय 2030 में आएगा, तब सरकार तय करेगी कि क्या करना है। वहीं कुख्यात अपराधी अबू सलेम ने दावा किया है कि भारत में उसकी कैद 2027 से ज़्यादा तक नहीं हो सकती। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को इस पर सीबीआई, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से इस पर जवाब भी मांगा था। और वहीं सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया था और उसने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि भारत सरकार ने 2002 में पुर्तगाल सरकार से ये वादा किया था कि उसे ना तो फांसी की सजा दी जाएगी और ना ही किसी भी केस में 25 साल से अधिक की कैद की सजा होगी। लेकिन मुंबई के विशेष टाडा कोर्ट से उसे अब तक 2 मामलों में उम्र कैद की सजा दी जा चुकी। और सलेम ने मांग की थी कि उसे रिहा करने के लिए 2002 की तारीख को आधार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि तभी उसे पुर्तगाल में हिरासत में लिया गया था। और वहीं आपको बता दें कि इस हिसाब से 25 साल की समय सीमा 2027 में खत्म होती है। और मामले में सीबीआई ने हल्फनामा दाखिल कर कहा कि सरकार का आश्वासन कोर्ट पर लगा और लागू नहीं होता है और वो केस के तथ्य के आधार पर सजा देती है। और रिहाई को लेकर फैसला लेना सरकार का काम है और समय आने पर इसे देखा जाएगा। और मार्च में हुई सुनवाई में जस्टिस संजय किशन कौल और MM सुंदरेश की बेंच ने इस जवाब को असंतोषजनक बताया और उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से विदेशी सरकार से किए गए वादों की अहमियत है। अगर उसे लेकर यह रवैया अपनाया गया तो भविष्य में विदेश से किसी का प्रत्यार्पण करना कठिन हो जाएगा। और कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव से हल्फनामा दाखिल करने को कहा था और 21 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी। और वहीं यूपी के सीतापुर तीर्थ में नहाने गए 40 साल के युवक की डूबकर मौत हो गई। और वहीं काफी छानबीन के बाद कई घंटों के बाद गोताखोरों ने शव को तीर्थ से बाहर निकाला। और वहीं आपको बताते चलें कि मिश्रित के मोहल्ला दौलतपुर निवासी शरद वैश्य, जिसकी उम्र करीब लगभग 40 साल बताई गई, और वहीं दधीची कुंड तीर्थ में स्नान करने गए थे और नहाते वक्त अचानक दधी कुंड तीर्थ में डूब गए और परिवार के लोगों ने कपड़े देखकर पहचाना। और वहीं आपको बता दें कि गोताखोर ने बहुत कोशिश की, जिसके बाद देर शाम को शव बाहर निकाला गया। और ये घटना लगभग 5 बजे की बताई गई। और वहीं सीढ़ियों पर कपड़े और चप्पल मिली थी, जिससे पता चला कि डूबने वाला व्यक्ति शरद वैश्य ही है। और वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज़ के साथ।